₹700 की कमाई करने वाले ने 20,000 करोड़ की कंपनी बना दी। और लोगों ने कहा क्यों? कि भाई ये कुछ नहीं करेगा लाइफ में, ही विल बी नथिंग। मेरे पापा ने कुछ जमीन थी उनके पास पुरखों की, वो जमीन बेच के मुझे यूके भेजा। बहुत सारे बिजनेसेस किए, पर्सनल केयर का बिजनेस किया और ड्रेजिंग का बिजनेस किया, नुकसान भी किया, नफ़ा भी किया, वापस से पापा के पास जहाँ था वहाँ पर ज़ीरो होके ना आ गया। इसी दरमियान ने ईश्वर ने मुझे रिन्यूएबल एनर्जी का ये बिजनेस सेट किया। स्टॉक में मैं 5 गोल्डन रूल बताऊंगा जिससे आप अपने बिजनेस में ज़ीरो से जहाँ तक पहुँचना चाहे पहुँच सकते हैं। मैं गुजरात के सूरत के एक छोटे से घर में पला बड़ा। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे फादर जो है वो जीएसआरटीसी यानी गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं, उसमें बस कंडक्टर हुआ करते थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 23 साल से 24 साल तक बस कंडक्टरी किया और हम 4 भाई-बहनों को पाल-पोस के बड़ा किया। वो असल भरूच के रहने वाले, वहाँ से 1974 में वो सूरत आए। सूरत जब मेरी उम्र थी सिर्फ़ 2 साल की। सूरत में आने के बाद चूँकि उनका तनख़्वाह पहला वाला तनख़्वाह ₹162 था सिर्फ़, जो हमको सूरत लेके आए तो वो 400 से ₹500 हुआ होगा। वहाँ से जब 2 साल की उम्र में यहाँ लेके आए, 10 बाय 10 की रूम में रखा और वो रूम मम्मी बताती है कि उस रूम के अंदर में बारिश जब गिरती थी तो वो पतरे की पेटी के ऊपर मुझे सुलाया करती थी ताकि मैं भीग न जाऊँ। इतना बारिश ऊपर से अंदर तक पहुँचता था। थोड़ा-सा बड़ा हुआ उस वक़्त हम लोग मम्मी-पापा ने एक वहाँ पर एक स्लम एरिया है जिसको स्लम कह सकते हैं, न झुपड़पट्टी, न पक्के मकान के बीच वाला एरिया, अडाजन दरगाह करके आज भी वो मकान है, वहाँ पर 100 जैसे मकान हैं जहाँ पर काफ़ी अंडर मिडल क्लास लोग रहते हैं। वहाँ पर मेरी परवरिश हुई और बता दूँ कि 10वीं तक मैं वहाँ पर रहा, यानी मेरी 16 साल की उम्र तक मैं वहाँ पर रहा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूल में पढ़ाई करी, 1 से 4 तक वहाँ पढ़ा, 5वीं से प्राइवेट स्कूल में गया। मुझे अभी भी याद है कि 10 पैसे पूरे दिन में हम लोगों को, बहन-भाइयों को वापरने के लिए मिलते थे। आज इसलिए याद करवा रहा हूँ कि वो 10 पैसे की कीमत आज मुझे आप लोगों को बताते हुए महसूस हो रही है, कि 10 पैसे भी कितने मीठे लगते थे और आज कहाँ पर हैं हम, उसका अंदाज़ा भी मैं आपको नहीं दिला सकता। हुआ ऐसा कि 5वीं क्लास से मुझे प्राइवेट स्कूल में दाखिला मिला। ₹30 फ़ीस थी, पापा की कंडक्टर की नौकरी, लेकिन फिर भी मेरी माँ पढ़ी-लिखी थी। पापा भी पढ़े-लिखे थे लेकिन वो फाइनल पास, मैट्रिक पास। अब जब वहाँ पर मैं गया प्राइवेट स्कूल में तो वहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर्स के बच्चे, जिसकी वजह से मुझे एक माहौल मिला। एक माहौल था ये एरिया के अंदर का माहौल। एक बाहर जब मैं निकला तो एक अलग से एक माहौल मिला जहाँ पर मुझे पता चला कि दुनिया बड़ी भी है, जिसमें कुछ लोग पैसे वाले हैं, जिसमें कुछ लोग गाड़ियों से भी आते हैं स्कूल में और उनके यहाँ पर नाश्ते के डिब्बे भी होते हैं, यूनिफ़ॉर्म भी होते हैं। ये चीज़ मुझे वो स्कूल में जाके पता चली कि जिसकी वजह से अच्छी स्कूल, बड़ी स्कूल, अच्छे लोगों के साथ में बैठना, जिसकी वजह से मेरे दिमाग के लिए या मेरी आदतों के अंदर में एक फ़र्क आया, जो फ़र्क आगे चल के मुझे यहाँ तक लेके आ गया। 16 साल की उम्र तक उसी स्लम विस्तार के अंदर में रहा, बड़ा भी हुआ। यहाँ तक के 10th की एग्ज़ाम भी मैंने वहीं से दी। 11वीं हुई, 12वीं का मिडल था शायद और पापा ने, क्योंकि हम लोग भरूच से ताल्लुक़ रखते हैं और भरूच में एक आज भी है कि हर घर में से एक जो लड़का होता है, वो फ़ॉरेन में जाता ही जाता है, ताकि वहाँ से कुछ कमाई करे और घर वालों को भेजता रहे। और यहाँ तो मैं अकेला ही एक लड़का, यानी पूरी ज़िंदगी का जितना भी सब लोगों के ख्वाब थे वो मेरे पे डिपेंड थे। मेरे पापा ने कुछ ज़मीन थी उनके पास पुरखों की, वो ज़मीन बेच के मुझे यूके भेजा। अब शुरुआत हुई यूके
तो पहली मर्तबा में एजेंट क्या हुआ क्या नहीं, एयरपोर्ट से वापस आ गया मैं। ये बात कर रहा हूँ 1987 की। जब मैं वापस आया तो मेरा वैल्यू जो थोड़ा बहुत था घर में या बाहर प्राइवेट स्कूल की वजह से थोड़ा अच्छा स्मार्ट वगैरह, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, ज़ीरो। अभी लोगों ने कहा कि ये तो वापस आ गया, ये तो वापस आ गया। तो मेरे पापा के दोस्त ने कहा कि भाई इसको मेरे यहाँ पर चश्मे की मेरी दुकान है, उस पे डाल दो। तनख्वाह ज़ीरो, कुछ तनख्वाह नहीं, खाली और खाली उनकी दुकान पे जाने का, पहले जाके काँच साफ़ करने के, उसके बाद वहाँ पर खड़ा रहने का और दोपहर में खाने चल के घर के आने का, वापस से घर से जाने का। ये 3 महीने जैसा हुआ। इन बिटवीन मैंने सोचा कि मुझे कुछ एप्पल का कोर्स करना है कंप्यूटर का। पापा ने कहा आप जानो, आपका काम जाने, अभी मेरे से कुछ होगा नहीं। सो मैंने कहा ठीक है, तो एक कपड़े की दुकान के ऊपर में हमने नौकरी की, 700 रुपये के करीब। तो पहली तनख्वाह मेरी जो आई वो 700 रुपये की तनख्वाह। 700 रुपये की तनख्वाह जब आई मेरे हाथ में, मैंने उस चीज़ को मेरी मम्मी को दिया कि ये 700 रुपये की तनख्वाह और अब इसमें से मुझे इतने रुपये दो ताकि मैं एप्पल का कोर्स करूँ वगैरह, वगैरह। इसी दरमियान में कुछ समय के अंदर में मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने हुए होंगे और वो जो एजेंट को काम दिया था वो वापस आए और वापस मुझे यूके लेके गए। यूके लेके गए और वहाँ पर भी मैंने काम किया। पिज़्ज़ा हट में काम किया, पेट्रोल स्टेशन पे काम किया, लेदर फैक्ट्री में काम किया। लेकिन चूँकि वो वीज़ा वग़ैरह जो कुछ भी होगा 6 या 8 महीने में मैं वापस आ गया। जब दूसरी मर्तबा मैं वापस आया तो इस मर्तबा और भी डेफ में मुझे जाना पड़ा और भी लोगों की सुननी पड़ी और लोगों ने कहा क्यों? कि भाई ये कुछ नहीं करेगा लाइफ़ में, ही विल बी नो नथिंग। वापस आने के बाद मुझे याद है पक्का कि 3 या 4 रोज़ तो मैं बाहर नहीं निकला था। जब कुछ लोग आए घर पे, ईद का समय था और मैं पीछे के रूम में से जब आगे आया, अरे! फारूक आ गया? तो अब ना पापा बोल रहे हैं, ना मम्मी बोल रही है, हालाँकि मैं दिख रहा हूँ फिर भी। क्यों? कि मैं तो वापस आ गया था ना, मैं फ़ेल होके आ गया था। लेकिन जब फ़ेल था, इतना ज़रूर था कि मैं जब यूके में कुछ थोड़े बहुत पैसे मैंने कमा लिए थे, थोड़े बहुत। समझो 1,19,000 के करीब, मुझे अभी भी याद है एग्ज़ैक्ट, वो पैसे मैंने कमाए थे, वो पैसे थे मेरे पास। अब लोगों ने सलाह-मशविरा देना शुरू किया पापा-मम्मी को कि अब इसकी शादी करवा दो। तो बोले ठीक है, शादी करवा दी, शादी करवा दी। अब जैसे शादी हुई उसके दूसरे दिन मुझे समझ में आया कि शादी के बाद की जो जवाबदारी होती है वो कुछ अलग ही होती है। अब मेरा पड़ाव दूसरा शुरू हो रहा है यहाँ से। पहले 16 या 18 साल की उम्र तक मैंने जो कुछ सीखना था या जो कुछ करना था, जितनी मस्ती करनी थी, जो कुछ भी बिगाड़ना था, वो सब बिगाड़ दिया। अब मेरे पास जवाबदारी, जो मैंने सीखा था उसकी जवाबदारी से मुझे आगे बढ़ना है। अब मैं दूसरे दिन निकल पड़ा धंधा करने के लिए या कुछ करने के लिए। तो सूरत में हमारे यहाँ बॉम्बे मार्केट है। बॉम्बे मार्केट में हम लोग ईंट, रेती, कच्ची का आज भी मंडी लगती है। उस मंडी के अंदर मैं गया, किसी ने मुझे कहा कि वहाँ पर जाओ, तो वहाँ पर ईंट, बालू, रेती, कच्ची वगैरह आप बेच सकते हो, किसी और की गाड़ी होगी आप बेच सकते हो और आपको दलाली कमीशन वगैरह मिल जाएगा। तो पहले दिन ही मुझे वहाँ पर, मैं जब गया, तो वहाँ पर मैंने एक ट्रक बेचा जो 50 रुपये मुझे पहली कमाई मेरी, सेकंड पड़ाव की पहली कमाई आप कह सकते हैं। ये सेकंड पड़ाव की पहली कमाई 50 रुपये मुझे मिल गया। मैंने बोला 50 रुपये, क्योंकि मैं तो यूके भी देख के आया था, मैं तो पाउंड भी देख के आया था ना। सो मैंने बोला ये 50 रुपये वाला फारूक नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैंने उसको बराबर से देखा। दूसरे ही दिन मैंने उसके अंदर से 1,000 की कमाई की। वो 1000 की कमाई ऐसे की कि वो जो ट्रक जहाँ से आती थी वहाँ से उसको हायर करता था, इधर मैं कस्टमर रेडी रखता था मैं, और उसके बाद में वो दोनों के बीच का जो ये था, 4000 में ईंटें बिक रही है, 3000 में खरीदी, 1000 रुपया लेके घर जाके 11 बजे कंप्लीट। अब मैंने बोला ये 1000 रुपये से भी अपना कुछ होने वाला नहीं है। क्यों ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? 1 बुल्का भवन स्कूल, प्राइवेट स्कूल, 2 यूके। ये दोनों ने मेरे दिमाग और दुनिया को मुझे दिखा तो दिया था। अब जब 1000 से आगे बढ़ना है तो ऑफ कोर्स मुझे तो देखना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट क्या है। बोले ईंटें है, ईंटें कांजी भाई करके थे, उनके साथ में 1 लाख ईंटें खरीदी मैंने। मेरे पास में
इतना पैसा नहीं था, फिर भी मैंने 1 लाख रुपए में ईंटें खरीदी। मैंने बोला कि आपको मैं 1 महीने में 1 लाख रुपया दूँगा, आप ये ईंटें मेरे लिए रखोगे। शायद 1300 या 1400 के हिसाब से वो ईंटें 4000 ईंटें 1300-1400 के हिसाब से मैंने खरीदी थी। वक़्त काफ़ी हो गया है तो फिगर्स शायद इधर-उधर हो, माफ़ करना, लेकिन ऐसा था। अब उसके बाद में जब मैंने वो 1000 ईंटें 1 लाख ईंटें खरीदी, उसके बाद में मैंने सोचा कि अब ये ईंटों को मैं बेचूँगा कहीं पर, तो मैंने एक टेलीकम्युनिकेशन के जो केबल बिछाते हैं ना, वो केबल के ऊपर रखने के लिए ईंटों का सौदा दूसरे दिन फ़ौरन कर लिया 25 से 25 गाड़ी का। और अब मैंने बोला चौथे या 5वें दिन मैंने बोला कि मुझे एक ट्रक हायर करना है। वो ट्रक मैंने ₹1000 में पूरा दिन, यानी आप 3 चक्कर लगाओ, 4 चक्कर लगाओ, दैट इज़ अप टू यू, आप कितने काबिल हो। मैं 3-3 चक्कर लगवाता था, मैंने ट्रक एंड ड्राइवर सबको मोटिवेट करते हुए, और 1 ही महीने में मैंने करीब यूँ समझो कि 10 या 15 दिन में तो काम खत्म किया और दूसरा ऑर्डर भी ले लिया। और वो ऑर्डर लिया एसआर के अंदर में, एसआर नंदिनी केतन, वो कॉलोनी बन रही थी। आज भी है वो कॉलोनी, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आज भी वो विटनेस है वहाँ पर। रात के 11 साढ़े 11 बजे मज़दूर नहीं है, तो ड्राइवर बोला कि मज़दूर नहीं है। मैंने सोचा कि मज़दूर नहीं है इनके पास, तो अब ये गाड़ी खाली करेंगे कल सुबह में, तो फिर एक चक्कर बढ़ ये हो जाएगा, तो मैं खुद चला गया वो गाड़ी के साथ में, और पूरी की पूरी ट्रक मैंने और ड्राइवर ने मिलके वो पूरी की पूरी ट्रक उतारी। वो आप हालत को समझ सकते हैं, लेकिन वो आज महसूस हो रहा है, उस वक़्त मुझे आगे जाना था तो महसूस नहीं हुआ था वो। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे आगे कुछ भी करना है बच्चों के, मतलब मेरी फैमिली के लिए। अब सोचिए कि ये ट्रक खाली करने के बाद भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा। मैंने बोला कोई बात नहीं, और पहला ट्रक मैंने फाइनेंस पे लिया कुछ ही समय में, और लेके मैं सीधा चला गया भरूच, जहाँ पर मुझे मेहनत मज़दूरी करते हुए ना कोई देखे ना जाने। मैं फैमिली लेके, वाइफ़ को लेके, मेरी एक बेटी हो चुकी थी। बेटी को मम्मी-पापा के पास रखा और मैं लेके चला गया वहाँ पर। वहाँ जाके मैंने भाड़े के मकान में रहा। वहाँ 4 रास्ते पे एक ऑफ़िस खोली और एक ट्रक से शुरू किया, 10 ट्रकें ओन की, जामनगर तक में काम किया, और बाकी का एक ट्रांसपोर्ट, केपी ट्रांसपोर्ट के नाम से ट्रांसपोर्ट शुरू किया। उस ट्रांसपोर्ट के अंदर 67 टू बी प्रिसाइज़ मेरे पास ट्रकें लोगों की चलती थी। केपी का मतलब होता है कोठी वाला पटेल। कोठी मेरा गाँव है और पटेल मेरा सरनेम है, सो कोठी वाला पटेल करके हम लोगों ने एक शुरू किया। 2-4 लोग थे इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टमेंट करके, अब मैंने 99 तक तो ये काम किया। हुआ ऐसा कि मैंने देखा कि इसकी बहुत आगे नहीं बढ़ सकते इसमें, ट्रकों के अंदर और अनस्किल्ड लोगों से ज़्यादा पल्ला पड़ता है। सो मैंने कहा कि अब मुझे आगे बढ़ना है, और मैं देखता था क्योंकि मैंने बालू या ईंटें डाल रहा था, तो मैं कहाँ पर डाल रहा था? मैं आईपीसीएल, जीएसएल, बड़ी-बड़ी कंपनियों में, तो हमेशा ये सोचता था कि इतनी बड़ी मेरी भी कभी कंपनी होगी यार। मैं ऐसा सोचता था, मनोमन ऐसा सोचता था। बिलीव करें आप, सोच तो पहले बनानी पड़ेगी। ये एक आपको टिप दे रहा हूँ मैं, सोच तो बड़ी बनानी पड़ेगी। अगर आपने सोच नहीं बनाई तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं कभी भी घूमने के लिए समंदर के किनारे पे जाता था, लेकिन अक्सर मेरा घूमना होता था इंडस्ट्रियों के अंदर में, और जब भी मैं इंडस्ट्री में घूमता था मैं यूँ समझता ये मेरी इंडस्ट्री है, मैं कभी ऐसी बनाऊँगा, और ईश्वर की कृपा से आज गर्व के साथ मैं कह रहा हूँ आपको कि अपनी ऐसी इंडस्ट्री अपने बनाई है। खैर, अब हुआ ऐसा कि 99 में जो इन्वेस्टर थे उनको एक ही दिन में मैंने सारी ट्रकें दी, 10 ट्रकें आपके पास, इससे जो निकले, बने, मुनाफ़ा हो, नुकसान हो, वो भी आपका। हालाँकि मुनाफ़ा ही हुआ उनको, और मैं जा रहा हूँ सूरत वापिस। जब 99 में मैं वापिस आया और मैंने पूरा के पूरा सब ट्रकें मेरे इन्वेस्टरों को दे के वापिस आया, और मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी मैंने ये डिसीज़न लिया। तो आप एक बात को समझ लीजिएगा कि व्हेन यू अंडरस्टैंड द थिंग, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो भी फास्ट लेना पड़ेगा। अगर आपने ये गलती की, समझ में आने के बाद भी डिसीजन तो लिया, लेकिन टाइम निकल जाने के बाद लिया, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, या तो वेरी स्लो बढ़ पाओगे। सो दूसरी एक चीज मैं आपको बता दूं कि डिसीजन, आपको कोई भी चीज में समझदारी आ गई है, उसके बाद का डिसीजन आपका एकदम क्विक होना चाहिए, और एकदम क्विक यानी एकदम क्विक होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट डिसीजन की तरफ या नेक्स्ट काम करने की तरफ आपको वो प्रेरित करेगा। अब वापिस से मैं जब यहाँ पर आया, अब मेरे पापा के पास हाथ मैंने फैलाया कि अब 1500 रुपये दीजिएगा ट्रक का भाड़ा, यानी मेरा दूसरा पड़ाव यहाँ पर ख़त्म। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तीसरे पड़ाव की ओर।
2 पड़ाव मेरे ख़त्म हुए, मेरा बचपना गया, मैंने धंधा भी सीखा, नुकसान भी किया, नफ़ा भी किया, वापिस से पापा के पास जहाँ था वहाँ पर ज़ीरो होके ना आ गया। 3 मर्तबा मैं ज़ीरो हुआ, समझ लीजिएगा। पहली मर्तबा यूके जाने से पहले आ गया, दूसरी मर्तबा जाके वापिस आ गया, तीसरी मर्तबा धंधे में से वापिस आ गया। अब शुरू हुआ कि अब क्या करें? नॉलेज था, कनेक्शन थे, मैंने किसी के बिगाड़ा नहीं, ना इन्वेस्टरों का आज तक में 1 रुपया डुबोया है, ना बैंक का आज तक में 1 रुपया डुबोया है। एथिक्स पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा, ये बात समझ लेना। और कभी भी ये जाना बहुत आगे है, अभी भी बहुत जाना आगे, लेकिन इसका मतलब कभी भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस मैंने नहीं की है। अब 1999 से वापिस से शुरू, तीसरा पड़ाव शुरू हो गया, वापिस से सूरत आया तो पहला काम मुझे जीएसीजी के अंदर में एक 2 साहिबाब थे, मैंने बोला आप ऑफ़िसर हो, जो आज हमारी कंपनी के अंदर में एक पोस्ट पे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हैं, वो वहाँ पर काम कर रहे थे, तो उनको मैंने कहा कि कल्पेश साहब कुछ काम दे दो मेरे को। वो दहेज में काम मेरे से रेती बालू डलवा रहे थे, यहाँ पर उन्होंने, वो ऑफिसर थे, तो बोला कि ठीक है हम आपको प्लास्टर का काम देते हैं। तो मैंने प्लास्टर का काम शुरू करवाया, एल&टी में गया, वहाँ पर सीवरेज लाइन का काम शुरू किया। ऐसे 2-3 काम कंस्ट्रक्शन के शुरू किए। उसी दरमियान में वोडाफ़ोन का मोबाइल कम्युनिकेशन का काम मुझे किसी ने ऑफ़र किया। जैसे ऑफ़र किया मैंने उसको ग्रैब किया, यकीन मानिएगा कि पहले 16 स्टेट के अंदर यही इंडस टावर, जिसका मैंने 16 स्टेट के अंदर में ऐसी टीम बना के ऐसा काम किया हम लोगों ने, जिसकी वजह से केपी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड इतना फ्लरिश हो गया पूरे इंडिया के अंदर में, हर जगह-जगह के ऊपर में, और फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन के अंदर हमको एक अवार्ड भी मिला, हाईएस्ट आरएफएआई करके। अब इतना अच्छा काम चल रहा है, इतना बेहतरीन काम चल रहा है, बैंक भी मुझे फ्लरिश से पैसा दे रही है, 14 करोड़ का सीसी कैश क्रेडिट वगैरह, और गाड़ी भी आ गया मेरे पास वापस से, वो क्या कहते हैं, होंडा सिटी और इंडिका और कितनी सब गाड़ियाँ वगैरह, बस वापस से आई एम एस्टैब्लिश हो गया, व्यवस्थित एकदम कंप्लीट। वापस से 2G स्पेक्ट्रम वाला कुछ प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से टेलीकम्युनिकेशन ने सीधा मार लिया यू टर्न। जैसा यू टर्न मारा, अब मेरे पास तो 450 लोग, 450 ऑफिसर्स, इतना सारा खर्चा, काम मिलना बंद। जैसे बंद हुआ यानी अगेन जितना कैश क्रेडिट का लिमिट था वो प्लस इतना ही रुपया बाजार में बाकी, और वापिस से आ गया मैं ज़ीरो। नाउ तीसरा पड़ाव भी आपका समझ लो खत्म, यानी ये समझ लो कि कितनी मर्तबा ज़ीरो हुआ, फिर भी मुझे हिम्मत हमेशा रही। वो चीज़ एक प्रिंसिपल, मेहनत करूँगा एक, दूसरा किसी का कुछ गलत काम नहीं करूँगा, एथिकल कभी भी मैं कोई भी, ना गवर्नमेंट का, ना बैंक का, ना किसी इन्वेस्टर का पैसा मैं डुबाऊँगा नहीं, ये नियत था। अब इधर में काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम, काफ़ी बड़ा गड्ढा, और मेरे लोग लेकिन मेरे साथ जुड़ चुके थे, बहुत सारे प्रोफेशनल जुड़ चुके थे। अब लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ पर तनख्वाह देने का भी प्रॉब्लम आ गया। मैंने अपना कैश क्रेडिट, मेरे पास जो पर्सनल थोड़ी बहुत बचत थी या क्रेडिट कार्ड थे, उसके इस्तेमाल से मैंने तनख्वाह दी है। आप यकीन नहीं करोगे, हर एक यानी हर चीज़ जितनी भी प्राइवेट थी सारी के सारी ऑलमोस्ट मैंने बेच दिया। मैं वो 1 रूम वाले हॉल किचन वाले घर में से जस्ट शिफ्ट हुआ था 2006 में 3 बेडरूम हॉल वाले किचन के घर में, लेकिन चैन सुकून सब गया, डिप्रेशन मोड में आ गया, क्योंकि बार-बार होने से कोई भी आदमी परेशान तो हो जाएगा। देखो, ऐसा तो नहीं है कि आदमी लोखंड का बना है, इंसान तो है। तो वो लेकिन मेरे ऊपर जवाबदारी थी। अब मेरे पे जवाबदारी खाली मेरी नहीं थी, मेरे बच्चों की थी, मेरी फैमिली की थी, उसके साथ में मेरे साथ में लगने चलने वाले 450 लोग, उनकी फैमिली की भी जवाबदारी थी। अब वो और मुझे उकसा रही है, और कुछ करो, और कुछ करो। अब ये चौथे पड़ाव में आ गए हम। दिस इज़ चौथा और अभी तक का फाइनल। ये चौथा और अभी तक का फाइनल पड़ाव है ये। तो ये चौथे पड़ाव में जैसे मैंने कदम रखा, उसमें बहुत सारे बिज़नेसेस किए। पर्सनल केयर का बिज़नेस किया और ड्रेजिंग का बिज़नेस किया
और ज़मीनों की लेन-देन की, काफ़ी कुछ बिज़नेस किए ताकि कुछ न कुछ। उसी दरमियान में 2008 में मैंने एक काम सोचा कि अब मुझे ऐसा काम करना है कि जो मेरी ज़िंदगी का आखिरी काम हो, जिससे न लोगों को नुकसान हो, न ह्यूमन को, न किसी जानवर को, न किसी बैंक को, न किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और मैं जब गुज़र जाऊँ, यानी मैं जब दुनिया से चला जाऊँ, तो भी मुझे लोग इस तरह से याद रखें कि इसने भले कुछ लिया नहीं, लेकिन किसी को दुखी नहीं किया है। इसी दरमियान ने ईश्वर ने मुझे रिन्यूएबल एनर्जी का ये बिज़नेस सेट किया। पहला 2008 में कंपनी खोली केपीआई ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आज केपीआई ग्रीन के नाम से जानी जाती है, जिसका मार्केट कैप आज 10,000 करोड़ के करीब है। दूसरा केपी एनर्जी मैंने स्टार्ट किया, जिसका मार्केट कैप 3500 के करीब है। तीसरी कंपनी जो लास्ट ईयर ही हम लोगों ने आईपीओ लेके आए, कंपनी पुरानी, जिसका मार्केट कैप भी 3500 है। और बच्चों एक बात बताऊं मैं आपको, एक बात समझ लेना कि जब आप दूसरों को कमा के दोगे, वो आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे। जब हम लोगों ने ये काम शुरू किया रिन्यूएबल एनर्जी का, यकीन मानिएगा कि उसमें इतना विश्वास लोगों को नहीं था, लेकिन मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था और मैंने पुरानी सब चीज़ों को उसमें से सीख गया था। 105 मेगावाट का जब काम किया चारणका में, जब हमारे मोदी साहब गुजरात के सीएम थे, उस समय हमने काम किया और उससे मैंने सीख ली कि अब मुझे जो भी काम करूँगा मैं, वो एक एसेट बिल्डिंग काम करूँगा और एन्युटी इनकम का काम करूँगा, और जिसमें लिक्विडिटी बहुत कम होनी चाहिए। सूरज उगे, आपका जनरेशन हो और आप लोगों में वो बिजली पहुँचाए और जिसका पैसा आपको मिले। अब वो जब शुरुआत हुई तो तब भी पैसा तो इतना था नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 28 करोड़ का तो मेरा घाटा था, उसको रिकवर करने का। लेकिन क्रेडेंशियल नहीं घुमाया था, लोगों के बीच में मैं रहा। हालाँकि उसमें से बहुत क्रिटिसिज़्म आपको सहन करने का आएगा, बहुत लोग आपसे मुँह फिरा लेंगे कि ये बार-बार ये ऐसी चीज़ों में, लेकिन एक तबक्का एक 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 वर्ग ये भी होगा आपके पास कि जो कहेगा कि इसने किसी का पैसा नहीं खोटी किया है, इसने किसी को नुकसान नहीं दिया है, तो आप पे ट्रस्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। अब ये बड़ा काम था, लेकिन जब शुरुआत हुई छोटे-छोटे प्लॉट से शुरुआत किया, जो मैंने आपको अभी कहा कि 10,000 करोड़ पे ये कंपनी पहुँची। इसका जब आईपीओ लेके आया तो 127 करोड़ का मार्केट कैप पे आईपीओ था। आप समझ रहे हो ना मार्केट कैप को? 127 करोड़ था, आज वो 10,000 करोड़ पे है। यानी जिसने 1 करोड़ डाला था, उसके आज 100 करोड़ रुपया हो गए। अब वो तो विश्वास रखेंगे। इसी तरह से केपी एनर्जी का भी ऐसा हुआ और केपी ग्रीन इंजीनियरिंग का भी ऐसा हुआ, और बाकी बहुत सारी चीज़ें आने, मतलब अभी और कंपनियाँ आने वाली है रिन्यूएबल एनर्जी का काम करते-करते। आज की तारीख में जो फ़ारूक दिख रहा है, वो फ़ारूक, और जो 20 साल 25 साल पहले था, वो फ़ारूक, उसमें वैसे देखने जाए तो ट्रांज़िशन बहुत हुआ, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं हुआ उसके स्वभाव में, उसके एथिक्स के अंदर और उसकी मेहनत करने की इसमें। 54 की एज में भी, आज भी बराबर 14 घंटे काम कर रहा हूँ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेहनत वो तो करनी ही पड़ेगी। चाहे किसी भी उम्र में हो जाओ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करोगे, यकीन मानो, सही डायरेक्शन के अंदर मेहनत करोगे, कितनी भी मर्तबा गिरोगे, सब चीज़ों को एक्सपीरियंस गिन के आप आगे चलोगे और आपको सक्सेस आपके कदम छुएगी ही। जीवन में 2 ही चीज़ें हैं, एक चढ़ना है और दूसरा उतरना है। कोई भी जगह पे ठहरना, वो बिल्कुल गलत बात है, ठहरना है ही नहीं। आप चढ़ते रहो, पॉइंट नॉट 1 तो नॉट 1, थोड़े-थोड़े भी चढ़ते रहो। जहाँ पर अटके, वहाँ पर समझ लेना कि डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। आप नहीं होंगे, तो कोई ना कोई आपसे आगे बढ़ जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मेरी एक ज़िंदगी की ये कहानी है कि अगर मैं 1 लाख से 20,000 करोड़ तक पहुँच सकता हूँ, तो मेरे ख़्याल से आज 1 लाख तो है ही नहीं, सबके पास में इतना तो है ही मम्मी-पापा के पास में कि मेरे से तो कहीं ज़्यादा होगा। शर्त जो मैंने आपको बताई, वो शर्त के हिसाब से आप चलोगे, यकीन मानिएगा, मैं ये जोश टोक के मन से कह रहा हूँ कि इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे निकलेंगे जो इंस्पायर होके बहुत सारा कुछ कर सकेंगे, जिससे आपका, आपकी फैमिली का, सारी इंसानियत का, पूरे राष्ट्र का आप लोग भला कर सकोगे। अब बारी आती है उन 5 रूल की, जो 5 रूल के बारे में मैंने टॉक की शुरुआत में आपको बताया था। जिससे धंधा किस तरह से बड़ा हो सकता है, जिस तरह से मैंने 1 लाख से 20,000 करोड़ की जर्नी तय की है।
तो उनमें से पहला रूल है अपने पे भरोसा रखो और अपने से होशियार लोगों की टीम बनाओ और लोगों के ताने से डरो मत। अगर मैं डर गया होता तो आज इंडिया के अमीर लोगों की लिस्ट में मेरा नाम नहीं होता, न फोर्ब्स मुझे पहचानती, न फॉर्च्यून मुझे देखती। तो याद रखिएगा, सबसे पहला रूल है अपने आप पे भरोसा रखना। रूल नंबर 2, सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस मत करो, उद्देश्य और समाज की भलाई के लिए भी सोचो। रूल नंबर 3, नाकामयाबी से कभी भी हार मत मानो, यानी कि घर पे मत बैठे रहो, देखते रहो कि मार्केट में नया क्या चल रहा है, यानी कि R&D करते रहो। रूल नंबर 4, बिजनेस 2 ही स्तंभों पे है, एक है क्रेडेंशियल और दूसरा है कैश फ्लो। यकीन मानिएगा, क्रेडेंशियल एंड कैश फ्लो दोनों को संभाल के रखोगे, आपका बिजनेस फ्लरिश होगा ही होगा। रूल नंबर 5, जो कि आखिरी है लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। मैं आज की उम्र में भी कभी-कभी कितने महीने ऐसे जाते हैं कि 20,000 किलोमीटर एक महीने में मैं ट्रैवल करता हूँ। तो दोस्तों, ये 5 जो रूल मैंने आपको दिए हैं, इस रूल के ज़रिए से मुझे यकीन है कि आज मैं जहाँ पर हूँ, शायद उससे भी आगे आप पहुँच सकते हो। अब मैं बात करता हूँ जो स्टॉक की, जो कि बहुत ज़रूरी है। जो स्टॉक के ऊपर में मैं आपको खुले मंच से, इस मंच से मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये लोग भी काम कर रहे हैं, जो स्टॉक के लोग, वो भी एक अजीब-ओ-गरीब मेरे दिमाग के बाहर है। क्योंकि हर जगह के ऊपर में कहीं न कहीं किसी न किसी को कुछ न कुछ लाभ चाहिए। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत के लिए और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए या हमको मोटिवेट करने के लिए दुनिया के या इंडिया के हर कोने-कोने से ऐसे लोगों को ढूँढते हैं, खोजते हैं, उन पे स्टडी करते हैं, उसके बाद यहाँ पर बुलाते हैं, उनकी मेहमान नवाज़ी करते हैं और उसके बाद में अपनी स्टोरी यहाँ पर बताते हैं ताकि वो लोगों को बताए। इसके पीछे इनका एक ही मकसद है कि किसी भी तरह यंगस्टर्स और ख़ास करके नौजवान जो पीढ़ियाँ हैं, वो ऐसा कुछ करें कि जिसकी वजह से हमारा राष्ट्र का सही में निर्माण हो। थैंक यू अगेन टू द जो स्टॉक ऑल्सो।